Hello, good evening everyone, and welcome to the lecture 5 of periodic table. Quickly ज्वाइन करो सेशन. साउंड क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो. साउंड क्लियर है क्या? कमेंट कर दो एक बार. ओके. साउंड क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो. साउंड क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो. साउंड क्लियर है क्या? ओके. ठीक है. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे और एटॉमिक साइज वगैरह के बारे में पढ़े थे. तो उसमें हमने बेसिकली पढ़ा था कि एटॉमिक साइज आप किन किन तरीके से निकाल सकते हैं. कोवेलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई, मेटालिक रेडियाई और वॉन्डर वॉल रेडियाई के बारे में हमने फुल डिटेल में चीज़ें कवर की थी, है ना. आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा. चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल के बारे में. ठीक है. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल. ठीक है. ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल बोलने का मतलब है कि जब हम अपने पीरियोडिक टेबल को हमने अच्छे से पढ़ा है, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं या जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हमने पढ़ा है, तो उन सारी चीज़ों में एटॉमिक साइज का कैसे वेरिएशन होगा. ठीक है. तो सबसे पहले कुछ फैक्टर्स देख लो जिस पे एटॉमिक साइज डिपेंड करता है ना. तो आप बोल सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके एटॉमिक साइज को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे. ठीक है. तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है और सबसे सिंपल फैक्टर है नंबर ऑफ शेल्स, है ना. अगर आपका नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिट अगर इंक्रीज करता है ना, या इन शॉर्ट हम अगर बोले अगर एन इंक्रीज करता है, तो आपका साइज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना. एक एटम उसके पास दो ही शेल है, n=1 n=2, और एक ऐसा एटम जिसके पास तीन शेल है ना. तो शेल के नंबर बढ़ने से जाहिर सा बात है कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना. जैसे देखो, ये मान लो न्यूक्लियस है और ये एक ऐसा एटम है जिसके पास दो ही शेल है. ये आपका n=2 है और ये वाला आपका n=1 है. तो इसका एटॉमिक रेडियस आप कैसे लेंगे, यहीं तक लेंगे. यही आपका एटॉमिक रेडियस होगा. ठीक है. लेकिन एक ऐसा एटम ले लीजिए जिसके पास, ठीक है, तो ये आपका हो गया n=3, ये आपका न्यूक्लियस है. तो अब जब आप रेडियस लोगे तो आपका न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस बड़ा होगा. तो आप इसको बोलोगे ए आर. मान लो हम इसको एटॉमिक रेडियस 2 बोल दें, इसको एटॉमिक रेडियस 1 बोल लें. तो जाहिर सा बात है एटॉमिक रेडियस 1 ले छोटा होगा और एटॉमिक रेडियस 2 बड़ा होगा. तो सेल के नंबर इंक्रीज कर जाने से, यहाँ पे दो ही शेल थे, यहाँ पे तीन शेल आ गया, तो सेल के इंक्रीज कर जाने से आपका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है. चलो, एक कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट, याद है, जेड इफेक्टिव का. जेड इफेक्टिव को इंक्रीज करोगे तो आपका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा.
जेड इफेक्टिव के बारे में हमने फुल डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पूरा एक लेक्चर पहला हमारा जेड इफेक्टिव के बारे में है, जिसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट इस पूरे पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में हर जगह यूज़ होगा, इसलिए हमने सबसे पहले उसको कवर किया था। क्या होता था जेड इफेक्टिव, है ना, कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो यहाँ का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब न्यूक्लियस आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ेगा, और कस के पकड़ेगा तो जाहिर सा बात है अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। जेड इफेक्टिव के बढ़ने से आपका अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, है ना। मान लो यहाँ पर कोई आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, और ये इसको न्यूक्लियस, इसको जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने का मतलब है कि ये ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ेगा, अगर कस के पकड़ेगा तो जाहिर सा बात है साइज जो है वो छोटा होगा। तो जेड इफेक्टिव का बढ़ने से आपका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलो तीसरा इसी से रिलेटेड है, सिग्मा, याद है, शील्डिंग इफेक्ट वाला, है ना। इसी को आप कौन सा कांस्टेंट बोलते थे, स्लेटर कांस्टेंट बोलते थे, है ना। शील्डिंग स्लेटर कांस्टेंट बोलते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर आप क्या देखते थे बताओ, मान लो ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक अंदर ले लो, एक इलेक्ट्रॉन। तो स्लेटर कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता था, स्लेटर कांस्टेंट होता था इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन से, है ना। हम आपको बताते थे कि ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन से खींचना चाहता है, जबकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके दूर करना चाहते हैं। तो ये जो रिपेल करके दूर करने वाली प्रॉपर्टी थी, उसी को आपने शील्डिंग इफेक्ट बोला था, या उसी के रिलेटेड आपने कांस्टेंट को निकाला था जिसका नाम था स्लेटर कांस्टेंट। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू आप निकालते थे। तो अगर सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन है वो बढ़ेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करके दूर भगाने की कोशिश करेगा, तो जैसे ये दूर भागेगा तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक साइज जिन पे डिपेंड करता है ना। नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज करने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से साइज घटता है, और स्लेटर या सिग्मा, सिग्मा बोल लीजिए, स्लेटर कांस्टेंट बोल लीजिए, इनके इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन बढ़ जाएगा, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर हो जाएगा, जिसके कारण इसका रेडियस या साइज इंक्रीज कर जाएगा। कितने बच्चों को यहाँ तक चमका बताओ, ये ऑलमोस्ट जो हमने पहले पढ़ लिया था उसी से मैं रिलेटेड ये 3 पॉइंट्स लिखे। कितने लोग को चमक गया, जल्दी कमेंट करो। कितने लोग को चमक गया, जल्दी कमेंट करो। ओके, ठीक है, क्लियर है, चलो। सबसे पहले अगर हम अलोंग अ पीरियड की बात करें, हम किसकी बात करें, अलोंग अ पीरियड, ठीक है। तो हम जैसे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को ले लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। लास्ट में इसमें नियन भी आएगा, लेकिन हम नियन लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, 5 मिनट बाद बताएंगे, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, हम अक्रॉस अ पीरियड देखना चाह रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेरा साइज जो है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो सेकेंड पीरियड है, यानी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबके लिए n इज इक्वल टू 2 ही होगा, सबके पास दो ही शेल हैं, है ना, सबके पास दो ही शेल हैं, सबके इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबके पास दो ही शेल निकलेंगे, है ना। इसका मतलब ये पहला वाला जो फैक्टर है ये तो निकल गया,
है ना। सेकंड फैक्टर से आप देखना चाहेंगे तो याद करो, मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बताया था कि लेफ्ट से राइट अब जब जाएंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता था। याद करो 0.65 से इंक्रीज कर रहा था। सेकेंड पीरियड में लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन से कार्बन में आप जैसे जैसे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे थे, तो मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत फोकस करके बताया था कि ये बात हमेशा याद रखना कि एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने में आपका जेड इफेक्टिव का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करता है। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू अगर लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीज करेगी तो जाहिर सा बात है इसका साइज डिक्रीज करेगा। तो साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे ज़्यादा लिथियम का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का और फिर फ्लोरीन का, है ना। तो रेस्पेक्टिव पीरियड में फ्लोरीन का जो साइज है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है। इसके बाद बाबू जो नोबल गैस आता है ना, उसको हम यहाँ पर इसीलिए नहीं लिख रहे क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि नोबल गैसेस का जो रेडियस निकालने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। वो वॉन्डरवॉल रेडियाई होता है, जहाँ पर दो सर्कल्स जो थे वो नॉन इंटरसेक्टिंग थे। तो नॉन इंटरसेक्टिंग होने के कारण उनका जो रेडियस है वो ज़्यादा हो जाता है। हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि सबसे बड़ा किसका होता है बताओ? वॉन्डर वॉल रेडियाई होता है। फिर कौन सा होता है? मेटालिक रेडियाई। फिर कौन सा होता है? कोवेलेंट रेडियाई। है ना। तो ये सारे आप कोवेलेंट रेडियाई से निकाल सकते हैं, लेकिन जो लास्ट में नियॉन आएगा वो तो नोबल गैस है, उसका तो वॉन्डर वॉल रेडियाई होगा। तो उसका जो क्राइटेरिया है रेडियस निकालने का वो इन सबसे डिफरेंट है, इसलिए उसका बिहेवियर हम इनके साथ नहीं पढ़ते, इनके साथ नहीं पढ़ते। ठीक है, क्लियर है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, यहाँ तक तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है और ये सब का इसका साइज जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है। लिथियम जो है, लिथियम के नीचे क्या आएगा? सोडियम, फिर इसके नीचे पोटेशियम, है ना, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, इस तरीके से। ये पहला वाला जो याद करो ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं आपके, है ना, ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, है ना। ये आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, सो ऑन, इस तरीके से ग्रुप जाएगा। तो सेम ट्रेंड फॉलो होगा इसमें। सोडियम की साइज, बेरिलियम के नीचे क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम। बोरॉन के नीचे क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम। कार्बन के नीचे आ जाएगा सिलिकॉन। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। तो ये वाला साइज, ये वाला ट्रेंड फॉलो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि सोडियम का जो साइज़ है वो लार्जेस्ट होगा और क्लोरीन का जो साइज़ है वो स्मॉलेस्ट होगा अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में। क्लियर है। तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कमेंट कर सकते हो। ये जो पहला ग्रुप 1 वाला जो एलिमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्कली मेटल्स किस ग्रुप में है तो आप बोलोगे ग्रुप नंबर 1 में है। इनका नाम है, इनको आप बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है। तो अगर आप क्या अगर हम ये स्टेटमेंट बोलें कि हर अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में एल्कली मेटल का जो साइज होगा, एल्कली मेटल्स के जो साइज होंगे वो सबसे बड़े होंगे, क्या हम ये कमेंट मेंशन कर सकते हैं? क्या हम ये कमेंट मेंशन कर सकते हैं? बोलो, है ना। अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में, इस पीरियड में लिथियम का साइज सबसे बड़ा था, इस वाले पीरियड में सोडियम का साइज सबसे बड़ा है ना। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो साइज तो छोटा होता चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कमेंट कर सकते हैं कि इन रेस्पेक्टिव पीरियड्स, इन रेस्पेक्टिव पीरियड्स, इन रेस्पेक्टिव पीरियड्स alkali metals have the largest size. In respective periods alkali metals have the largest size. अपने अपने respective periods में alkali metals का जो size है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन का और हमको आंसर दो, है ना। अगर हम सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, या चलो बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले पीरियड वाली बात। कितने बच्चों को क्लियर है? ये अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कमेंट कर लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर हम नोबल गैसेस इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि नोबल गैसेस की साइज जो है वो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगी। ये नहीं बोल सकते कि फ्लोरीन फ्लोरीन बड़ा होगा नोबल गैसेस से, नहीं। नोबल गैसेस का जो रेडियस निकालने का तरीका था वो वॉन्डर वॉल रेडियाई था और वॉन्डर वॉल रेडियाई सबसे बड़ा रेडियस होता है।
तो वो इस वाले ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा कि जेड इफेक्टिव के बढ़ने से आपका जो साइज है वो डिक्रीज कर रहा है, वो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए हम उसको यहाँ पर नहीं लिख रहे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, ठीक है, तो जैसे मान लो हम पहले बात कर लेते हैं एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, है ना। यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, है ना। यहाँ पे लिथियम के बगल में बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम। ठीक है, इसके नीचे फ्रांसियम भी आता है और इसके नीचे रेडियम भी आता है ना। तो लेकिन वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारे इतनी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर क्या होगा, अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो, है ना, अब आपको वेरिएशन टॉप टू बॉटम देखना है। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसमें वैलेंस शेल n इज इक्वल टू 2 आएगा, इसमें वैलेंस शेल n इज इक्वल टू 3 आएगा। आपको दिक्कत है तो लिख लीजिए, लिथियम 3 क्या लिखोगे 1s2 2s1, सोडियम क्या लिखोगे 11 1s2 2s2 2p6 और 3s1, है ना। तो यहाँ का जो वैलेंस शेल है वो कितना है n इक्वल टू 2, यहाँ का क्या है n इक्वल टू 3। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू 4, ये हो जाएगा n इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 6। ये सब सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट है, फिफ्थ के, फोर्थ के, थर्ड के, सेकंड के। तो आप यहाँ पे देखोगे कि टॉप टू बॉटम आने में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहा है, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहा है तो साइज जो है वो हमेशा इंक्रीज करेगा, है ना। तो बहुत सिंपल सा ट्रेंड होता है। अगर आपसे कोई भी पूछे तो सबसे छोटा लिथियम होगा, फिर सोडियम होगा, फिर पोटेशियम होगा, फिर रुबीडियम होगा और फिर सीजियम होगा। इसमें भी पूछे तो सबसे छोटा बेरिलियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर कैल्शियम होगा, फिर स्ट्रोंटियम होगा और फिर बेरियम होगा, है ना। अगर आपको अभी तक एलिमेंट्स याद नहीं है, मैंने आपको बोला था आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए, नहीं है तो अपने सामने कोई ऐसा बुक खोल लीजिए या पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें रिलेट हो कि हम किस ग्रुप और किस पीरियड की बात कर रहे हैं, है ना। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। ठीक है, तो ये आपका किसका ट्रेंड आ गया? एटॉमिक साइज का। अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, तुम हमको बताओ कि एस ब्लॉक का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? मतलब किसका साइज सबसे मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम साइज है? चलो हमको कमेंट करके बताओ। संजीत आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, साइज इंक्रीज होगा। तुम हमको बताओ कि एस ब्लॉक में सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होगा, है ना। इन पूरे एस ब्लॉक में, इन पूरे एलिमेंट्स में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? रेडियम मैंने लिखा ही नहीं है, रेडियम मैंने लिखा ही नहीं है, फ्रांसियम और रेडियम मैंने नहीं लिखा है, फ्रांसियम और रेडियम मैंने नहीं लिखा है। जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उतनी चीज़ों पर फोकस करिए, समय आने के साथ सारी चीज़ें आ जाएंगी। गलत। सबसे बड़ा साइज होगा सीजियम का। देखो इतना तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीज होगा, तो यहाँ से यहाँ इनमें सबसे बड़ा साइज सीजियम का होगा, और इस पूरे में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? बेरियम का, है ना। इनमें सबसे सीजियम जीत जाएगा और इन सब में बेरियम जीत जाएगा, तो कंपैरिजन तो फिर इसमें और इसमें होगा, है ना।
इस वाले ग्रुप का ये विनर है, इस वाले ग्रुप का ये विनर है, तो फिर दो विनर में डिसाइड होगा कि इन दोनों में से साइज किसका बड़ा है। तो आप ध्यान से देखो, सीजियम से बेरियम जाने में आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे, और लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो साइज कम हो जाएगा। अभी आप पढ़ कर आए हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और जेड इफेक्टिव के इंक्रीज करने से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इन सब में सीजियम सबसे बड़ा, इन सब में बेरियम सबसे बड़ा। ठीक है, तो सीजियम और बेरियम दोनों टेबल टॉपर हो गए, ये इसका और ये इसका टॉपर है। अब इन दोनों टॉपर में कंपैरिजन होगा कि किसका साइज बड़ा है। तो फिर देखा गया कि अच्छा, बेरियम तो लेफ्ट से राइट जाने पर मिल रहा है, सीजियम से जब हम राइट जाएंगे तब हमको बेरियम मिलेगा, तो इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है और साइज छोटा हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि सीजियम का साइज बेरियम से बड़ा होगा, इसलिए पूरे एस ब्लॉक का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है सीजियम। किसी को कोई दिक्कत है क्या? चमका क्या? जल्दी कमेंट करो। जल्दी कमेंट करो, चमक गया तो। चलो, पी ब्लॉक में चलते हैं। पी ब्लॉक में आप जाएंगे तो पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक। तो ग्रुप 13 की बात कर लें तो बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम, इतने का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, है ना। याद करने के निमोनिक्स अपने अपने अलग अलग होते हैं, आपको भी याद हो सकता है। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, है ना, ये आपका है बोरॉन। ये आपका हो गया एल्यूमिनियम, इसको आप बोलते हैं गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। ठीक है, चलो। तो अब आपको इनमें देखना है कि आप ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा। ठीक है, तो जनरली फिर अगर आप ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पर ऊपर से नीचे आने में फिर आपका नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो आपका साइज जो है वो बढ़ना चाहिए था। तो आप आंसर देंगे कि बोरॉन का साइज छोटा होगा, फिर एल्यूमिनियम का होगा, फिर गैलियम का होगा, फिर इंडियम का होगा और फिर थैलियम का होगा, है ना। अगर आप ये सोच के आंसर देंगे, एस ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे या ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने से साइज इंक्रीज करना चाहिए, तो आप ये आंसर देंगे, है ना, जबकि ये हो जाएगा गलत, है ना। यहाँ पे ये चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं है जितनी एस ब्लॉक में थी। तो क्या ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि ये चीज़ चेंज हो गई? तो कॉन्सेप्ट जो है या डिफरेंस जो है वो यहाँ पर है। आपने बोला कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होगा, जबकि एक्चुअल ऑर्डर जो है ना, जब एक्चुअल ऑर्डर जो है वो आएगा बोरॉन, बोरॉन के बाद आएगा गैलियम, गैलियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने अपने पोजीशंस को चेंज कर लिया, गैलियम का साइज छोटा होगा और एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा, तो गैलियम पहले आ गया और एल्यूमिनियम बाद में आ गया। ये वाला जो है वो करेक्ट ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, तो बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों यहाँ पर वेरिएशन हुआ, क्यों यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें फॉलो नहीं हुई, तो उसका बाबू कॉन्सेप्ट है ना। आपको यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं बोलना है, आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। और ये क्वेश्चन बहुत बार, इवन ये क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ चुका है ना। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में भी है और अलग अलग तरीके के एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन जनरली आते रहता है ना। ग्रुप 13 में एटॉमिक साइज का ट्रेंड ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल ट्रेंड नहीं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हमको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से क्यों छोटा हो गया, जबकि गैलियम में ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हैं एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, है ना। तो बोरॉन का होता है 5 एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का कितना होगा? गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? शायद 31 होता है। ठीक है, आ जाओ। तो एल्यूमिनियम जो है वो एटॉमिक नंबर हम 13 लिखेंगे, लिखो। तो लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p1। ये गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी एल्यूमिनियम का। गैलियम का कितना है 31, तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया 18। उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2, फिर 3d10 और फिर आएगा 4p1। फिर आएगा बाबू आपका 4p1। ठीक है, देख लो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 20 10 30 और 1 31, है ना। तो गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 था, तो ये मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये मेरा एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट सेल है वो n=3 है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स है ये 3p वाला मान लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर आपका 3p वाला इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 3p का, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इसको खींच रहा है किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। यहाँ पर इस पर क्या लगेगा आपका, कुछ ना कुछ जेड इफेक्टिव जैसा कुछ लगेगा, है ना। इसका कुछ जेड इफेक्टिव आएगा, ये एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा होगा, ठीक है। यही चीज जब आप गैलियम में लिखने जाएंगे तो इसका आउटर मोस्ट कौन है n=4। तो अगर आप इसी चीज को गैलियम का मान लेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा लगभग 4p वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये अब ध्यान से देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज हो रहा है जो एल्यूमिनियम में नहीं है और गैलियम में है। देखो 1s2 सेम है, 2s2 सेम है, 2p6 सेम है, 3s2 भी सेम है, इसमें भी 3p है, इसमें भी 3p है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज आ रहा है 3d10। इसका मतलब इसके पहले वाले शेल में यहाँ पर 3d सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, है ना। हमने ऑर्बिटल्स पढ़े हैं या सबशेल्स पढ़े हैं, एस पी डी और एफ, है ना। तो ड्यू टू देयर शेप, है ना, ड्यू टू देयर शेप, एस का शेप स्फेरिकल होता था, पी का डम्बल, है ना, डी का आपका लगभग थोड़ा सा डबल डम्बल जैसा शेप था, है ना। तो ड्यू टू देयर शेप अगर शील्डिंग इफेक्ट का कंपैरिजन आ जाए, अब बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट का, है ना, शील्डिंग इफेक्ट का अगर आपको ऑर्डर निकालना है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर एस में है तो वो सबसे ज़्यादा शील्ड करता है अपने से पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को, है ना। ऐसा समझो कि मान लो तुमको इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करना है और इसके सामने कौन सा ऑर्बिटल आ जाए एस, तो एस वाला अपने पूरे स्फेरिकल शेप के कारण अपने से पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छा शील्ड करेगा, ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियस के मार से बचाएगा, ठीक है। तो एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे अच्छा होता है। उसके बाद होता है पी, तो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है एस पी डी और एफ। सबसे अच्छा शील्डिंग एस करता है, उससे खराब पी करता है, डी और एफ के तो एकदम खराब होते हैं। एफ का तो एकदम रद्दी होता है, और डी और एफ तो हम जनरली बोलते हैं कि डी और एफ का, डी एंड एफ सब शेल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। डी एंड एफ सब शेल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ अपने शेप के कारण है ना। मान लो आपको इस इलेक्ट्रॉन को बचाना है और इस इलेक्ट्रॉन को बचाना है और इसके सामने एस आ गया, तो एस सबसे अच्छा इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर पाएगा। पी आएगा तो उससे एस से थोड़ा सा खराब शील्ड करेगा, डी आ जाएगा या एफ आ जाएगा तो उनका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ही खराब होगा। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है 3d में भरा जा रहा है, और डी का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो तो बहुत ही खराब होता है। डी का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो अच्छा नहीं है। तो ये जो है, ये जो 3d के जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं ये 4p वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये वाला जो न्यूक्लियस है वो इस पर ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा, और अगर ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा तो इसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। इसीलिए गैलियम का साइज छोटा होता है
और एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जब एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है तो उससे पहले यहाँ पर कोई भी 3D सबशेल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ कोई भी 3D नहीं है, यहाँ पे सब S और P हैं, और S और P का शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होता है, और अच्छा होने के कारण वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव को कम कर देते हैं। एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कस के खींच नहीं पाता, क्योंकि उसके पहले S और P ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर 4p वाले इलेक्ट्रॉन पे जो ये अट्रैक्शन लगाएगा ये ज़्यादा लगाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में गया, और D और F का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही खराब होता है ना। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कस के खींचेगा, और ज़्यादा कस के खींचेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया कि गैलियम का साइज क्यों छोटा होता है और एल्यूमिनियम का क्यों बड़ा होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। चमक गया तो बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से चमकाओ, है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये इसीलिए है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल, है ना। ऐसा इसलिए आया है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल। डी सबशेल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो अच्छा नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर जो ट्रेंड नॉर्मल है उससे थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, गैलियम की साइज छोटी हो गई और एल्यूमिनियम का साइज बड़ा हो गया। ये बात है ग्रुप 13 की, ठीक है, क्लियर है। रिपीट अगेन का कुछ बात नहीं है बाबू, देखो यहाँ पे बहुत बेसिक सा फंडा है, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 तरीके के सबसेल्स पढ़े, एस, पी, डी और एफ। सबका शेप अलग अलग होता है। एस का शेप स्फेरिकल है, पी का डंबल जैसा है, डी का डबल डंबल जैसा है, एफ का तो थोड़ा फ्लावर जैसा शेप होता है। तो अपने अपने शेप के कारण, है ना, जैसे मान लो कि तुमको इस इलेक्ट्रॉन को बचाना है, ये इलेक्ट्रॉन पे देखना है कि न्यूक्लियस कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है, तो हम ये देखते हैं कि इसके आगे जो सबसे इसके आगे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इसके आगे कभी एस सबशेल में या पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो एस और पी सबशेल अपने शेप के कारण, है ना, न्यूक्लियस से इसको बचा लेते हैं, मतलब उनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन तो यही बात अगर आप गैलियम में देखने जाओगे तो यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो 4p में है, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे गए हैं? 3d में। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो ये 3d में जो 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, क्या वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे, क्यों? क्योंकि डी और एफ का शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही खराब होता है। तो अगर ये डी वाले 10 इलेक्ट्रॉन 4p को नहीं शील्ड कर पाएंगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ये साइज क्या हो जाएगा? नज़दीक आ जाएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ना? चलो, बाकी फिर आगे किसी भी ग्रुप की बात कर लो, ग्रुप 14, 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 या ग्रुप 18, इनमें कोई इस तरीके का वेरिएशन नहीं है। सिंपल सा बात है, आप ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएगा तो साइज इंक्रीज कर जाएगा, दैट्स इट। ये वाला जो ट्रेंड है, बाकी किसी तरीके का कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर या वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज नहीं आएगी। बाकी सब में ऊपर से नीचे आने में क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएंगे तो आपका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये कहानी हो गई एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की, ठीक है। अब कहानी चलते हैं डी ब्लॉक की, ठीक है। डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? n इज इक्वल टू 4 से, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वर्नैडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। इस वाले को, इस वाले सीरीज को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या इसका नाम है 3D सीरीज,
है ना। तो कभी 3D सीरीज बोले या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोले तो समझ जाना कि वो स्कैंडियम से लेके जिंक तक के 10 एलिमेंट्स की बात कर रहा है। क्यों 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि डी ब्लॉक का पहला पीरियड है ये, है ना। डी ब्लॉक इन्हीं से स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक का पहला पीरियड है, इसलिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 3D इसलिए बोलते हैं कि इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखोगे तो 3D वाले सबशेल में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना। तुम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख लो, क्रोमियम मैंगनीज आयरन किसी का भी लिख लो, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D वाले में जाएगा, इसीलिए 3D सीरीज। ठीक है। उसके नीचे स्कैंडियम के नीचे यहाँ वाइट्रियम, फिर यहाँ लैंथनम, फिर यहाँ एक्टीनियम आता है ना, सो ऑन इसी तरीके से। तो आप बोल सकते हो ये आपका n इज इक्वल टू 5th पीरियड है, ये n इज इक्वल टू 6th पीरियड है, और ये n इज इक्वल टू 7th पीरियड है ना। टोटल 7 ही पीरियड होते हैं। तो आप इनको क्या बोलोगे? ये हो जाएंगे आपके सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, या हम लोग बोलेंगे इनको 4D सीरीज। और फिर हम लोग इनको बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या हम लोग इनको बोलेंगे 5D सीरीज, है ना। इस वाले के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये नीचे वाला जो चीज़ है इसके बारे में हम लोग कोई स्टडी नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस में कुछ भी चीज़ अगर कभी पूछी जाएंगी तो 3D 4D और 5D सीरीज से ही पूछी जाएंगी, है ना। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सा है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, है ना। ये वाइट्रियम से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, मरकरी तक। ठीक है। ये लैंथनम से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, कैडमियम तक, है ना। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये सब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के हैं। बाबू याद रखना एलिमेंट सारे। ठीक है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत किसी को? चलो, सबसे पहले आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम तुमको यहीं पे सिखा देते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है बाबू जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। क्योंकि हम बार बार ये वर्ड ट्रांजिशन सीरीज यूज कर रहे हैं, तो हम तुमको यहीं पर सिखा देना चाहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट किनको बोला जाता है। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है एक ऐसा एलिमेंट, है ना, एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास पार्शियली फिल्ड, है ना, कंप्लीटली फिल्ड नहीं, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल हो, या तो ग्राउंड स्टेट में या अपने किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। हम अच्छे से समझाएंगे, टाइम बिंग के लिए आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट उस एलिमेंट को बोलते हैं जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होता है, या तो अपने ग्राउंड स्टेट में और या नहीं तो अपने किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट, एन एलिमेंट which has incomplete या partially filled d subshell, incomplete या partially filled d subshell in ground state या फिर कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह क्या होता है हम आपको बताते हैं, तुम ये बात जानते हो लेकिन अभी तुमको थोड़ा सिखाते हैं हम। ठीक है, चलो। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, आपसे कोई पूछे कि स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं, तो आप स्कैंडियम, है ना, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो इसका जो डी सब शेल है क्या वो कंप्लीटली फिल्ड है? कंप्लीटली फिल्ड डी तब होगा जब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है या पार्शियली फिल्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है किसी पर कोई चार्ज नहीं आना, है ना। जब हम बोलते हैं कि कोई एलिमेंट अपने ग्राउंड स्टेट में है मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्या मैंने यहाँ स्कैंडियम के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगाया है? नहीं, तो हम बोलेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ना। क्या है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या, तो यहाँ पर या तो ग्राउंड स्टेट में चेक करना है या किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, दोनों कंपलसरी नहीं है, यहाँ और है, और या तो ग्राउंड स्टेट में हो या नहीं तो किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो आप उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। तो स्कैंडियम जो है उसके ग्राउंड स्टेट में देखो यहाँ पर क्या है, डी सबशेल जो है वो पार्शियली फिल्ड है, तो आप बोलोगे कि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट।
उसी तरीके से बाबू ये हो जाएगा 3D2, ये हो जाएगा 3D3, ये हो जाएगा D4, ये हो जाएगा D5, ये हो जाएगा D6, ये हो जाएगा D7, ये हो जाएगा D8, क्रोमियम भी D5 हो जाएगा, याद है ना वो एक्सेप्ट हाफ फिल फुल फिल वाला, है ना। ये भी हो जाएगा D10 और ये भी हो जाएगा D10। तो मेरे हिसाब से ये था D1। मेरे हिसाब से स्कैंडियम से लेकर के निकल तक, स्कैंडियम से लेकर निकल तक तो साफ साफ दिख रहा है कि डी सबशेल जो है वो इनका कंप्लीटली फिल्ड नहीं है ना। इनके ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में D1 D2 D3 डी यहाँ से D8 तक, तो डी यहाँ से लेकर निकल तक, स्कैंडियम से लेकर निकल तक तो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, क्योंकि इनका कोई भी डी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, कॉपर की और जिंक की, क्योंकि कॉपर और जिंक दोनों में D10 D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। ठीक है, चलो। तो अगर कॉपर की बात करें तो 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। तो कॉपर का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर पे मैंने कोई चार्ज नहीं दिखाया, तो ये हो गया कॉपर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में डी सबशेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ग्राउंड स्टेट के हिसाब से कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाएगा। लेकिन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कॉपर के दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल होते हैं, एक +1 और एक +2, है ना। जो जो चीज़ें मैं आपको सिखाता जाऊंगा, जो जो चीज़ें बताते जाएंगे वो आपको आज के बाद आना चाहिए। आज के बाद हम आपसे कभी भी पूछे कि कॉपर के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो +1 और +2। तो Cu प्लस, +1 का मतलब Cu प्लस एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जब चार्ज आने लगे तो जब एक इलेक्ट्रॉन, जब एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम हमेशा बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो हमेशा आउटर मोस्ट वाले से निकलेगा। तो किससे निकलेगा, 4s से निकलेगा। तो सारा कुछ यही रहेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये हो जाएगा 3d10। तो अपने इस वाले स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में Cu प्लस वाले स्टेट में भी यहाँ पे डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो Cu प्लस के हिसाब से भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप Cu+2 के हिसाब से सोचेंगे, तो अब फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो सबसे बाहर वाले से ही निकलेगा, तो 3d से निकलेगा। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d9, है ना। ये क्या हो गया, 3d9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया ये पार्शियली फिल्ड, है ना। तो कॉपर जो है वो भी हो गया आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। कॉपर भी आपका क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। कॉपर भी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, क्लियर है क्या, है ना। यहाँ पे कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट Cu के कारण नहीं है, Cu प्लस के कारण भी नहीं है, लेकिन Cu+2 के कारण तो है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखो ऑब्लिक लिखा है, और चेक करना है, या तो ग्राउंड स्टेट में हो या तो अपने किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर उनके पास पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होता है तो आप उस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। कितने लोग को यहाँ तक चमक गया, जल्दी कमेंट करो। कितने लोगों को चमक गया, जल्दी कमेंट करो। ओके, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कॉपर के बाद जिंक की, ठीक है। तो जिंक का होता है 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो यहाँ पे भी डी सबशेल जो है वो आपका कंप्लीटली फिल्ड है ना। तो कॉपर अपने जिंक अपने ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल रखा है, तो ये इस वाले के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और जिंक का एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, और वो होता है +2, यानी Zn जो है
वो Zn+2 के फॉर्म में ही मिलेगा। तो Zn+2 के फॉर्म में अगर मिलेगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? आउटर मोस्ट से निकलेंगे, तो 4s से निकलेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 3d10। इसका मतलब ये इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी सिर्फ और सिर्फ कितना है? 3d10। यहाँ पे भी ये क्या हो गया? कंप्लीटली फिल्ड। इसका मतलब आप बोलोगे कि जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। है ना, जिंक जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना ही उसके ग्राउंड स्टेट में और ना ही उसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आप सोचेंगे सर Zn+3 कर देंगे तब तो 3d9 हो जाएगा। बाबू Zn+3 एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिंक पे कभी 3 पॉजिटिव चार्ज आप ले करके नहीं आ सकते। इसलिए बातें की गई हैं ग्राउंड स्टेट की और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ पर जो एलिमेंट स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है +2। तो ना ही अपने ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड डी रखा था और Zn+2 फॉर्म में भी अपने पास कंप्लीटली फिल्ड डी रखा था। तो जिंक जो है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सेम कहानी होगी, सेम कहानी होगी जिंक के साथ, उसके नीचे मरकरी के साथ, उसी के नीचे कैडमियम के साथ। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसके पहले वाले जितने 9 एलिमेंट हैं ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन ये जो D10 वाला जो ग्रुप है, लास्ट वाला जो ग्रुप है डी ब्लॉक का, उसमें वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहे जाएंगे। सर कैसे पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? ये हम आपको बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जो चीज़ सिखा रहे हैं वो बस सीखते चले जाओ। हम नहीं बताए अभी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि अभी आपको और केमिस्ट्री पढ़नी बाकी है। समय आने दीजिए, हम आपको सबका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट सिखा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, टाइम बिंग के लिए जो बताया जा रहा है वो कॉपर का +1 +2 होता है, जान गए बिल्कुल। जिंक का सिर्फ +2 होता है, इतना तो जान गए ना। तो जितना जितना जान गए उतना सीखते चलेंगे, और क्या। ठीक है, अब मेरा एक स्टेटमेंट सुनना। क्या सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट हैं? कमेंट करो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। कमेंट करो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। क्या सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट हैं? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टेटमेंट सही है या गलत? हाँ फॉल्स है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक का लास्ट वाला ग्रुप तो ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन सारे के सारे ट्रांजिशन, सारे के सारे ट्रांजिशन डी ब्लॉक हैं। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, याद रखना पूरी जिंक की फैमिली, है ना, जिंक की फैमिली मतलब जिंक, जिंक के नीचे सारे जो भी हैं ये सब नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इनमें साइज वगैरह का डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम 3D सीरीज के बारे में डिस्कस करें, 3D सीरीज में साइज के बारे में डिस्कस करें, ठीक है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वर्नैडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर कॉपर और फिर जिंक।
यहाँ पे बड़ा अलग अलग टाइप का वेरिएशन है, थोड़ा इसको समझेंगे, ठीक है। स्कैंडियम से लेके जब आप मैंगनीज तक जाएंगे, आयरन से निकल तक जाएंगे और कॉपर से जिंक तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर दैन, यहाँ पे जेड इफेक्टिव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू शील्डिंग इफेक्ट, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव इज लेस दैन शील्डिंग इफेक्ट। तो बड़ा विचित्र सा ट्रेंड आता है ना, नॉर्मली जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और इंक्रीज होने के कारण उनका साइज जो घटता था, जैसे हमने पीरियड नंबर 2 पीरियड नंबर 3 में देखे थे। लेकिन ये पीरियड नंबर 4 में और खास करके डी ब्लॉक में ऐसा नहीं हो रहा, थोड़ा देखेंगे समझेंगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक इनकी जो साइज है वो डिक्रीज करती है। पहले क्या एक्चुअल है वो समझ लो, फिर रीजन समझेंगे, ठीक है। आयरन कोबाल्ट और निकल की जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, और यहाँ पर साइज बढ़ जाता है। मतलब आप बोल सकते हो कि जिंक का जो रेडियस है वो कॉपर से बड़ा है, तो यहाँ पर जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। तो एक ही पीरियड में सारे ट्रेंड्स आ गए, पहले साइज घटा, फिर बीच में कांस्टेंट जैसा रह गया और अप्रोक्सीमेटली सेम जैसा रह गया, और फिर जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है ना। ये वाला ट्रेंड आपको समझना है कि आखिर ऐसा ट्रेंड क्यों आ रहा है। लेफ्ट से राइट जाने में तो हमने पढ़ा था कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, तो साइज को घट जाना चाहिए था, लेकिन पहले घटा है, फिर कांस्टेंट रह गया और फिर बढ़ गया, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप ये ध्यान रख लो कि स्कैंडियम का साइज बड़ा होगा, फिर टाइटेनियम का, फिर वर्नैडियम का, फिर क्रोमियम का, और फिर मैंगनीज का। यहाँ तक जो साइज है वो घटेगा। उसके बाद आयरन और कोबाल्ट और निकल, इनकी जो साइजेस है वो लगभग सेम रहेगी, और फिर कॉपर का साइज छोटा हो जाएगा और जिंक का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वाला चीज़ जो है कि यहाँ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा कांस्टेंट जैसा हो गया, और यहाँ पे फिर इंक्रीज कर रहा है। तो इस वाले बिहेवियर को समझना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्कैंडियम का D1 कॉन्फ़िगरेशन है, टाइटेनियम का D2, वर्नैडियम का D3, क्रोमियम का D5, और मैंगनीज का भी D5 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो हो क्या रहा है थोड़ा समझना, ठीक है। D1 तुमने एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर D2, फिर D3, फिर D5 हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं। इन सब का जो वैलेंस शेल है बाबू, वो n इज इक्वल टू 4 है। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वैलेंस शेल जो है वो n इज इक्वल टू 4 आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s में इलेक्ट्रॉन्स हैं। उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर भरे जा रहे हैं? 3D में भरे जा रहे हैं, 1 से लेकर के 5 तक। अगर इतने की ही बात करें तो 1 से लेकर 5 तक इस वाले में इलेक्ट्रॉन। और अभी आप पढ़ कर आए हैं कि D का जो शील्डिंग इफेक्ट है, डी का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही पुअर होता है, खराब होता है। तो डी का शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर है, इसका मतलब ये जो डी में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं वो अपने आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करेंगे। अगर आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करेंगे तो ये न्यूक्लियस उन पर ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, है ना। ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इन पे ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, तो इनका जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए जेड इफेक्टिव यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करने के कारण इनका साइज जो है वो रिड्यूस हो गया। यहाँ तक कितने लोग को चमका? पहले कमेंट करो। यहाँ तक कितने लोगों को चमक गया? जल्दी कमेंट करो। है ना, वही पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल।
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स डी में बढ़ते जा रहे हैं तो डी का शील्डिंग इफेक्ट तो खराब है, और खराब होने के कारण वो अपने अपने से आगे वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये वाला न्यूक्लियस इन पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो ये नज़दीक आ जाएंगे तो साइज रिड्यूस करेगा। ठीक है। अब देखो, अब प्रॉब्लम चालू हो रहा है किससे? आयरन से, कोबाल्ट से और निकल से। ठीक है, ये है आपका D6, ये है आपका D7 और ये है आपका D8। तो आप 6 करोगे, 7 करोगे, 8 करोगे, जब एक ही डब्बे में इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ पर एक ही डब्बे में इलेक्ट्रॉन्स आ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन इंक्रीज करने लगता है। जबकि यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी तक मैंने जब पहले लिखा था तो D5 था, हर डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं था, इसलिए जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जब हम D6 D7 D8 कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो हमको पेयरिंग कराना पड़ेगा, और जब हम पेयरिंग कराएंगे तो एक एक डब्बे में जो दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इनके बीच में जो रिपल्शन होगा उसी को, इनके इन दो इलेक्ट्रॉन इन दो इलेक्ट्रॉन इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होगा उसी को बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो इंक्रीज करने लगता है। जो क्या करता है? इंक्रीज करने लगता है। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखा है। तो यहाँ पर जो बाबू आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, रिपल्शन होने के कारण, ये रिपल्शन अगर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स को दूर दूर धक्का देंगे, तो वो साइज को बढ़ाना चाह रहे हैं, जेड इफेक्टिव साइज को कम करना चाह रहा है, और इन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण ये इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, और धक्का देंगे तो ये थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करेगा। तो जेड इफेक्टिव कम करने की कोशिश कर रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, या जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है, वो उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर लगभग दोनों का इफेक्ट लगभग बराबर जैसा हो जाता है, इसलिए साइज में भी कोई वेरिएशन नहीं आता, साइज भी लगभग बराबर हो जाता है ना। देखो, एक कम करने की कोशिश कर रहा है, एक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो जितनी ताकत से वो कम कर रहा है लगभग उतनी ही ताकत से वो बढ़ा भी दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, और कैंसिल आउट कर दे रहे हैं तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाने में साइज में कोई बहुत ज़्यादा चेंज देखने में नहीं मिलता। इसीलिए हम बोल देते हैं कि आयरन, कोबाल्ट और निकल की जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम इक्वल नहीं बोल रहे, इक्वल नहीं बोल रहे, हम सिमिलर बोल रहे हैं ना, क्योंकि इनकी साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनके एटॉमिक रेडियसेस में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। पक्का? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? यहाँ पे जो मैंने जेड इफेक्टिव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू शील्डिंग इफेक्ट लिखा है, इसका मतलब ये है, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देके दूर करना चाह रहे हैं, और जेड इफेक्टिव के कारण वो उसको खींचना चाह रहे हैं। तो खींचने की ताकत और दूर करने की ताकत इस बार लगभग बराबर हो गई, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ जाने में ना साइज बढ़ रहा है और ना घट रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर खींचने वाली ताकत ज्यादा होती, देखो यहाँ पर, अगर खींचने वाली ताकत ज्यादा होती तो साइज घट जाता। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, जेड इफेक्टिव ग्रेटर द शील्डिंग, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा पावरफुल है जेड इफेक्टिव से, मतलब यहाँ धक्का देने वाली, दूर रिपल्शन वाली चीजें ज्यादा डोमिनेंट है, तो वो साइज को देखो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों इफेक्ट लगभग बराबर हैं, तो साइज भी आपका कांस्टेंट रह जा रहा है। कितने लोग को चमक गया? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी लिखो लिखो, राइट करके बताओ कि चमका कि नहीं। यहाँ पर D6 D7 D8 आते ही यहाँ पर एक ही डब्बे में इलेक्ट्रॉन्स आने लगे, एक ही जगह दो इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके बीच में रिपल्शन बढ़ने लगा। रिपल्शन बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देकर दूर करना चाहेंगे, तो इसका दूर करने की टेंडेंसी और इसको खींचने की टेंडेंसी लगभग दोनों बराबर हो गई, इसीलिए साइज भी लगभग बराबर ही हो गया। ओके, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन की। तो D9 D10 करेंगे तो भाई यहाँ पे ये हो गया D9 और ये हो गया D10, तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे इस बार यहाँ पे और रिपल्शन होने लगा, तो इस बार जो रिपल्शन है वो डोमिनेट कर गया आपके जेड इफेक्टिव पे, है ना। न्यूक्लियस खींचना चाह रहा है लेकिन वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा हो गया, तो रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है। रिपल्शन डोमिनेट करने का मतलब है कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स इनको रिपेल करके ज़्यादा दूर कर देंगे एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस से जितना इनको खींच के अट्रैक्ट कर पाता, तो जाहिर सा बात है कि साइज जो है वो बढ़ जाएगा।
तो इसीलिए ये ट्रेंड आया है कि जो कॉपर और जिंक में जिंक का साइज बड़ा हो गया कॉपर से, है ना, ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, है ना। ये 3D सीरीज का ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो चीज़ें बताई जा रही है वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, है ना। इसलिए देखो मैंने रीजन लिख दिया था, ये मेन चीज है। यहाँ पर जेड इफेक्टिव डोमिनेट था शील्डिंग इफेक्ट से, मतलब यहाँ रिपल्शन कम था और जेड इफेक्टिव ज्यादा था, इसलिए साइज कम हो रहा था। यहाँ पर जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और मतलब दूर धकेलने की ताकत और खींचने की ताकत बराबर हो गई, इसीलिए इनका साइज भी बराबर हो गया। और यहाँ पर धक्का दे रिपल्शन की ताकत ज्यादा हो गई और खींचने की ताकत कम हो गई, तो जाहिर सी बात है दूर हो जाएंगे तो रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3D सीरीज का ये वाला ट्रेंड याद रखना अक्रॉस द पीरियड का। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, देख लो बाबू, अच्छे से एक बार देख लो, उसके बाद थोड़ा करते हैं, आराम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। हम्म, चल आगे बढ़ते हैं, डी ब्लॉक में ग्रुप्स में कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, स्कैंडियम है, वाइट्रियम है, लैंथनम है, एक्टीनियम है, फिर टाइटेनियम, ये यहाँ से लेके जिंक तक, उसके बाद यहाँ से लेके मरकरी तक, उसके बाद यहाँ से लेके कैडमियम तक। इस तरीके से इसको आप 3D सीरीज बोलते हैं, इसको आप 4D सीरीज बोलते हैं और इसको आप 5D सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इम्पॉर्टेंट बात ये है, अब हम ग्रुप वाइज अगर कंपैरिजन करें, ठीक है, अगर हम ग्रुप वाइज कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर बाबू अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा एटॉमिक नंबर आता है आ, ये हो गया एटॉमिक नंबर 89 और ये हो गया एटॉमिक नंबर 57। ठीक है, लैंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है, 58 से लेके 72 तक। तो इसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 73, और यहाँ और आपका एक्टिनाइड सीरीज होता है 90 से लेके 103 तक। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर आएगा एलिमेंट 104। ठीक है, तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि ये लैंथनम के बाद यहाँ पे 58 टू 72 और यहाँ पे 90 से लेकर के 103 तक, ये सारे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पीरियोडिक टेबल में बहुत डिटेल में आपको बताया है, अगर आपको डाउट है तो आप लेक्चर दोबारा जाके देखिए। तो अगर अगर हम इस पहले वाले ग्रुप को भी छोड़ दे रहे हैं, अगर हम सेकेंड ग्रुप से इधर कंपैरिजन करें, है ना, जैसे टाइटेनियम या इनमें कंपैरिजन करें, ठीक है, रुको एक बार मैं थोड़ा एलिमेंट्स देख लेता हूँ कि क्या है। है ना, ये यहाँ पे आता है आपका जर्कोनियम, यहाँ आता है आपका हॉफमैन और यहाँ आता है रदरफोर्डियम। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मान लो हम तुमसे कंपेयर करने के हमको एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है वो हमको बताओ, है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो।
एटॉमिक साइज का हमको ट्रेंड बताओ, किस में टाइटेनियम में चाहिए, जर्कोनियम में चाहिए, हॉफमैन में चाहिए। मान लो इन्हीं तीन में आपको कंपेयर करना है। तो आपको क्या लगेगा कि जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना चाहिए, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने से आपका साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। तो आप बोलोगे इनमें सबसे जो बड़ा साइज है वो हॉफमैन का होगा, फिर जर्कोनियम का, और टाइटेनियम का सबसे कम। और आप ये करके आएंगे एग्जाम में तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। ठीक है, तो फिर ये तो गलत हो गया कि भाई ऊपर से नीचे आने में एन इंक्रीज करता है तो साइज को बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम एक्चुअल ऑर्डर देखें कि एक्चुअल क्या आ रहा है, तो ये देखा गया कि टाइटेनियम छोटा है, जर्कोनियम बड़ा है, लेकिन जर्कोनियम और हॉफमैन लगभग बराबर निकल गए। जर्कोनियम और हॉफमैन लगभग बराबर निकल गए। अब लोगों का दिमाग खराब कि भाई ऐसा क्यों हुआ, नीचे आने से तो साइज बढ़ रहा था। तब लोगों ने बड़ा ध्यान से देखा पीरियोडिक टेबल को। उन्होंने देखा कि यहाँ पर स्कैंडियम के नीचे टाइटेनियम है, येट्रियम के बाद जो अगला एटॉमिक नंबर, इसके बाद जो अगला एटॉमिक नंबर आएगा वो इसी का आएगा। लैंथनम का एटॉमिक नंबर है 57 और हॉफमैन का एटॉमिक नंबर आ रहा है 73। बीच के 14 एलिमेंट्स गायब हैं, 58, 59, 60, है ना, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, है ना। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, आपके जो टोटल एलिमेंट्स हैं 58 टू 71 ना, 14, 58, 59, 60, फिर 10 हो गए, हाँ 71। ठीक है, वो देख लेना। तो ये सारे हो जाएंगे, ये हॉफमैन और ये रदरफोर्डियम, तो ये हो जाएगा आपका 72 और ये तो 104 हो जाएगा। ठीक है, तो देखा गया कि 57 के बाद यहाँ 72 आ रहा है, तो बीच के 14 एलिमेंट्स गायब हैं 58 से 71 वाले। तो ये जो 14 एलिमेंट यहाँ से गायब हो गए वो किस सब शेल में गए हैं, एफ सब शेल में गए हैं। और एफ सब शेल में जा गए हैं, इसका मतलब एफ का शील्डिंग इफेक्ट तो सबसे बेकार होता है। इसका मतलब हॉफमैन में ये पूरा D2 कॉन्फ़िगरेशन है ना। किसमें कॉन्फ़िगरेशन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप ऐसा समझ लो कि जब आप इसका न्यूक्लियस का स्टडी करोगे, ये मान लो हॉफमैन का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, तो यहाँ पर कहीं आपका आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से पहले यहाँ पर 4f सबशेल भी कहीं भरा जाएगा, और 4f के यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब d का शील्डिंग इफेक्ट बहुत बेकार था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इसके d सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, उससे उससे पहले इसके d सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, उससे पहले ये 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए, मतलब उससे पहले f के 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। और f का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो तो पुअरेस्ट होता है, पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट। एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट है ये तो सबसे बेकार होता है, पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब ये जो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे गए हैं, क्या ये अपने आगे आने वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सा बात है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, है ना। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कस के अट्रैक्ट कर लेगा, और कस के अट्रैक्ट करने से साइज जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने में शेल इंक्रीज किया था तो साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन जेड इफेक्टिव के बढ़ जाने से वो साइज कम हो जाना। तो एक फैक्टर बोल रहा था बढ़ो, और इस वाले फैक्टर के कारण वो क्या बोला कि कम हो जाओ। तो इन दोनों का मिलता जुलता इफेक्ट ये है कि इसकी सीरीज और इस वाले, मतलब जर्कोनियम और हॉफमैन की जो आपकी साइज है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गई, सेम। और ये बात आप पूरे के लिए बोल सकते हो, 3D की साइज हमेशा छोटी होगी, फिर 4D और 5D सीरीज की जो साइज है वो हमेशा ऑलवेज इक्वल होगी, है ना। और आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों है ये ऐसा, तो आप बोलोगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबसेल। इसी का एक दूसरा भी नाम है, इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन,
है ना, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्शन आया है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये जो साइज में कमी आई है, ये किस 14 एलिमेंट के कारण आई है? लैंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट के कारण आई है, 4f14 के कारण आई है। इसीलिए इसको हम लोग एक स्पेशल नाम से भी बोलते हैं, इसको बोला जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर तुमको वो ये गैलियम और एल्यूमिनियम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस फर्क इतना है कि वहां पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पहले 3d भरा जा रहा था, डी का भी शील्डिंग इफेक्ट खराब था, और यहाँ पे भी इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से पहले 4f के 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट तो डी से भी रद्दी है ना। तो ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाएगा, तो ये जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के कारण इसका साइज कम होगा। तो यहाँ पर शेल के बढ़ने से बोलता है कि साइज बढ़ो, जबकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f के कारण जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया, और जेड इफेक्टिव के इंक्रीज करने से बोला जा रहा है कि साइज कम हो। तो इन दोनों की मिली जुली मतलब मिलता जुलता सरकार ऐसा होता है कि पूरे के पूरे 4d और पूरे के पूरे 5d सीरीज की जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाती है, जबकि बढ़ना चाहिए था क्योंकि ऊपर से नीचे आने में शेल बढ़ता है, लेकिन पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से इनकी साइज जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गई। कितने लोगों को ये समझ में आया बाबू? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया तो हम बोलो फिर से बताएंगे, लेकिन इस चीज को आज सीख के जाना है। अरे ये उल्टा हो गया, जिंक के नीचे कैडमियम आता है और इसके नीचे मरकरी आता है, देख लेना बाबू। क्लियर है? तो डी ब्लॉक में आप साइज के दो ट्रेंड्स ध्यान में रखना, ठीक है। एक ट्रेंड ये ध्यान में रखना सिंपल, 3D सीरीज का जो बताया था ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एक ये याद रखना, ग्रुप वाइज के लिए याद रखना, पीरियड वाइज के लिए याद रखना। 3D सीरीज और 3D सीरीज छोटा होगा 4D सीरीज से, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेगा तो साइज बढ़ जाएगा। 4D और 5D की बराबर हो गई, क्योंकि शेल इंक्रीज कर रहा था तो साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया तो साइज कम होना चाहिए था। तो इन दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो ये आता है कि 4D और 5D सीरीज की साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंप्लीट्स योर एटॉमिक साइज, है ना। पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया। पिछले क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे एटॉमिक रेडियस वगैरह के, और यहाँ पर हमने पूरे पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स वगैरह का स्टडी किया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आए, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम तुमको थोड़ा बहुत बता देते हैं, आपको काम आएगा, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कैटायन मतलब साइज वाइज वो होता है बाबू H+, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कैटायन जो है, सबसे छोटा कैटायन जो होगा वो होगा आपका H+, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट कैटायन की बात की जाए तो वो होगा बाबू सीजियम+। वैसे भी हम आपको बताए थे कि सीजियम का साइज सबसे बड़ा होता है। सीजियम देखो क्या है ना, सीजियम पहले ग्रुप में सबसे नीचे है, तो ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ेगी, और पूरा पीरियोडिक टेबल बाकी इसके राइट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट से राइट जाने में तो साइज घट ही रही थी। तो सीजियम+ जो है वो सबसे सबसे बड़ा कैटायन होगा, और सबसे छोटा कैटायन जो होगा वो H+ होगा, ठीक है। सबसे बड़ा मोनो एटॉमिक एनायन, है ना, मतलब सिंगल एटम का एनायन इज I-, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट ये लार्जेस्ट मोनो एटॉमिक एनायन, ये आप कर लो, स्मॉलेस्ट मोनो एटॉमिक एनायन। इन सारे के रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ना, आप रीजंस खुद से सोचना। जितना आपने ट्रेंड पढ़ा है उन ट्रेंड्स को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं सबसे बड़ा कैटायन कौन सा है, सबसे छोटा कैटायन कौन सा है, सबसे सबसे बड़ा मोनो एटॉमिक एनायन कौन सा है। मोनो एटॉमिक बोलने का मतलब एक सिंगल एटम, ठीक है। एक चीज हम और तुमको बड़ा इंटरेस्टिंग बताते हैं, H- की साइज अप्रोक्सीमेटली बाबू ब्रोमीन के बराबर होती है।
H माइनस है ना। जनरली बच्चों को क्या लगता है कि सबसे छोटा कैटायन H प्लस है, तो सबसे छोटा एनायन H माइनस होना चाहिए था। नहीं, H माइनस में बहुत ही ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। अगर आप हाइड्रोजन एटम को देखो तो इसके पास एक प्रोटॉन होंगे और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता। अगर आप H एटम की बात करते तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, H माइनस आ गया तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या तो नहीं बढ़ी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, और इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। और रिपल्शन होने के कारण ये थोड़े से ये दो रिपल्शन होने के कारण थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज होके अच्छा खासा इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होकर ब्रोमीन के बराबर लगभग हो जाता है। यहाँ पे फिर हम इक्वल टू नहीं लिखे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं सिमिलर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। या H माइनस और ब्रोमीन का जो साइज है वो इक्वल होता है। तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके साथ आ सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि H माइनस फ्लोरीन से भी बड़ा होगा, H माइनस क्लोरीन से भी बड़ा होगा, और H माइनस अप्रोक्सीमेटली ब्रोमीन के बराबर होगा, है ना। तो इस तरीके के बड़े अच्छे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो बातें बता रहे हैं उन पर फोकस करो, यही सारी चीजें आपके पेपर में एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो, कोई डाउट नहीं है तो आज का क्लास ख़त्म करते हैं। और हम लोग कल पढ़ेंगे दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी, कल आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासेस आपके रेगुलर चलेंगे, है ना। इधर कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से क्लासेस नहीं हो पाए, ठीक है, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ तो अब क्लासेस आपके रेगुलर चलेंगे। ठीक है, तो कल भी हम लोग क्लासेस करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छे से इनको पढ़िए, रिवाइज करिए अच्छे से, मस्त रहिए। ठीक है, चलो बच्चे, अरे धुआं उड़ा देंगे छोटू, धुआं उड़ा देंगे, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, बस जो बोला जाता है उसको ईमानदारी से पढ़ते जाइए। ठीक है, पढ़ोगे नहीं तभी मामला बिगड़ेगा, मेरे तरफ से कभी कोई मामला नहीं बिगड़ेगा। ठीक है ना, चलो मिलते हैं फिर, बाय।